हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विथ एक्सपेरिमेंट में। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2022 सेट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चंस है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी तो आपको हम बता दें कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं। पहला 2 होता है, नेक्स्ट 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है और 11, ऐसे ही। और अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी से न कटे। कई लोग सोच रहे होंगे कि 7 के बाद सर जी 9 नहीं लिखें। 9 का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। 9 जो है 3 से कट जाएगा, स्वयं से भी कटेगा, 9 खुद 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। तो अगर अतिरिक्त किसी से भी कट रहा है तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब वो सेल्फ से कटे और 1 से कटे। याद रखिएगा, इसीलिए 1 से कटे और सेल्फ से कटे, इसीलिए 0 को और 1 को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया गया है। तो 0 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है और 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। तो अगर विविक्तकर का सूत्र आपको पता हो तो विविक्तकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगा a की वैल्यू का, b की वैल्यू का और c की वैल्यू का। तो इस प्रश्न में आइए देखते हैं a b c के मान क्या है। तो जो x² के पहले है उसे a का वैल्यू कहा जाता है, जो सिर्फ x के पहले है चिन्ह के साथ उसे b का वैल्यू कहा जाता है, जो लास्ट में अकेले संख्या बच गया उसे c का वैल्यू कहा जाता है। तो 1/3 जो है c का वैल्यू है। ला के इसमें रख दीजिए। b का मान रखना है -2, तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -4 है मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू। अगर यहाँ चेक करें तो a का वैल्यू 3 है तो हमने 3 लिखा, और मल्टीप्लाई बाई c का वैल्यू चेक करें तो c का वैल्यू 1/3 है तो 1/3 लिखे। 3 से 3 कट गया, बचा 4, -2 का स्क्वायर जो होता है +4 होगा और यहाँ -4 पहले से है तो 4 में से 4 गया तो 0 बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन 0। सिर्फ क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन a 3/5 हो तो कॉस a का मान ज्ञात करिए। साइन a बराबर 3/5। देखिए यहाँ पे दिया है साइन a बराबर 3/5। तो हम लोग समझते हैं कि ये 3/5 जो है साइन में किस किस चीज़ का वैल्यू है। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर यहाँ पर हम लोग नोटिस करें तो जो लंब का वैल्यू हो गया वो 3 हो गया और कर्ण का जो वैल्यू हो गया वो 5 हो गया। तो हमको तीसरा यहाँ फाइंड करना पड़ेगा आधार, और आधार के लिए जो फार्मूला होगा वो कर्णी में कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 में से 9 जाएगा तो 16, कर्णी में आ गया 16 और कर्णी में 16 का जो मान होता है वो 4 होता है। तो यहाँ से जो आंसर मिला आधार का वो 4 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हमें कॉस a का मान चाहिए। तो कॉस a बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो आधार का वैल्यू आ गया है 4 और कर्ण पहले से हमें पता था कितना है 5। तो आंसर बन गया हमारा 4/5। तो अब हम ढूंढते हैं इसमें, तो दूसरा ऑप्शन है 4/5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 संबंध 9 के अनुपात में है, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा। तो आइए देखते हैं त्रिभुज की भुजाओं में कितने का अनुपात होगा। तो जब कभी 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन आए तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुज को कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज जो है PQR है, PQR है।
अब इस दोनों त्रिभुज का एरिया लिखते हैं, दोनों त्रिभुज का एरिया। तो देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR दोनों का जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाएं यानी त्रिभुज ABC की भुजा AB और त्रिभुज PQR की भुजा PQ दोनों के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। केवल यही AB और PQ भुजा नहीं, और भी भुजाएं ले सकते हैं। नेक्स्ट वाले में बचा BC और अपान नीचे QR का स्क्वायर, और भी ले सकते हैं। जितनी भुजा होती है सभी भुजाओं का स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। यानी किसी त्रिभुज की, किन्हीं दो त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की जो भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया था वो 4:9 था, यानी 4/9 दिया था। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी एक भुजा, कोई भी एक ले लेते हैं, संगत भुजा ही ले लेते हैं, AB स्क्वायर, और नीचे वाले में क्या ले लेते हैं, PQ स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का एक साथ अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो सिर्फ ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो यानी AB/PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ पे 4/9 पे करड़ी चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है तो करड़ी चढ़ जाता है। तो यहाँ AB है, अब बटे नीचे PQ है, तो यहाँ चढ़ गया करड़ी में 4/9। 4/9 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 कड़ी से बाहर निकलेगा तो 2, और 9 बाहर निकलेगा तो 3, यानी आंसर हमारा हुआ 2:3। चेक करते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन अगर यहाँ पर हम लोग ढूंढें तो इसमें पहला ऑप्शन है 2:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताइए। तो समांतर माध्य का सवाल जब भी आ जाए, समांतर माध्य को x बार से लिखाते हैं। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग होगा, और बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुल पद देखिए कौन कौन से हैं। कुल पद की अगर बात करें तो पहला पद है 3, दूसरा पद है 4, अगला पद है 6, और नेक्स्ट है x अपान नीचे है टोटल पद 1, 2, 3, 4 है। और समांतर माध्य का जो मान दिया वो कितना दे दिया है, 5 दिया। तो यहाँ 5 रखते हैं, 4 पचे क्या हो गया 20, और 3 4, 4 3 7 6 13, 13 धन x। तो अगर हम 13 को इधर भेजें तो x का जो मान आएगा 20 - 13, 20 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 7। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में देखिए कितना दिया है आंसर 7। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताइए। आपको दो बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। इसमें पूछा है कि आप बताइए इनके बीच की डिस्टेंस, दूरी को बताइए। तो इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगा x1 का वैल्यू। तो x1 का वैल्यू देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे x1 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है 3। ये बारी बारी से बनता है, x1 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू, और ये जो बन गया x2 का वैल्यू, और ये जो बन गया y2 का वैल्यू। ठीक है, चलिए सूत्र होता है दूरी का, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए दोनों का मान रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करें तो x2 का जो मान है वो 4 है, तो 4 माइनस x1 का जो मान है वो 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस जो y2 का मान है वो 1 है, 1 माइनस y1 यानी 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर बनता है देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 में से 3 गया तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस 4 आएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर 4 होता है। तो करड़ी में कितना आ गया 8, और करड़ी में 8 को बाहर करें तो इसमें से निकलेगा 2 करड़ी में 2। तो यहाँ से आंसर बना आपका 2 करड़ी में 2, जो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है संख्या 156
का अभाज्य गुणनखंड होगा। अगर 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो जैसे छोटे क्लास में आप पढ़े पहले 2 अभाज्य संख्या से काटते हैं, तो 2 7 14, 2 8 16 होगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 3 से काटेंगे तो 3 से 13 बार में कटेगा, तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 आया 2 बार, तो लिखेंगे 2 पे घाते 2, गुणे 3 एक बार है, गुणे 3 और गुणे लास्ट में 13 से कटेगा तो आ गया आपका 13। तो जो आंसर बनेगा 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताइए। दिया है क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर 2 तो आपको थीटा का मान बताना है। जब यहाँ देख लिए आप सेक थीटा बराबर 2 तो आप सोचिए सेक के किस एंगल का मान 2 होता है। तो अगर आपको याद हो तो सेक के 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। तो सेक से सेक का तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान होगा। जब कभी ऐसे शब्द मिले कि मूल बराबर हों तो सीधे आप लगाइएगा विविक्त कर और लिखिएगा मूल बराबर के कंडीशन में जो विविक्त कर होता है b² - 4ac वह बराबर होता है 0 के। और यहाँ से आप निकालेंगे इस प्रश्न से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, इस मान को। तो अगर देखें x² के पहले 3 है तो a का वैल्यू बन गया 3 और x के पहले -12 है तो b का वैल्यू बन गया -12 और यहाँ पे लास्ट में c के स्थान पे प्लस में m है तो ये बन गया c का वैल्यू। ला के रखते हैं तो b का मान पहले -12 रखें तो -12 का स्क्वायर और -4 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई c का वैल्यू है m बराबर 0। और यहाँ पर अब देखें हम लोग 12 का स्क्वायर 140 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 3 हुआ 12, साथ में m है तो 12m हो गया। 12m को अगर उधर भेजते हैं तो प्लस 12m निकला और इधर 144 है। 12 से अगर 144 को हम काटते हैं तो 12 बार में कटता है तो m का जो आंसर आ गया 12। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है 12 दे रखा है तो ये रहा आपका ग नंबर का आंसर। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। पहले एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाइए। समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि प्रत्येक भुजा होता है इसका बराबर। तो प्रत्येक भुजा दे रखा है 2a, इसका भी 2a, ये वाला भी 2a। प्रत्येक भुजा दिया है 2a और प्रत्येक कोण जो होता है इसका 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। और आपसे पूछा है इसका शीर्षलंब बताइए। शीर्षलंब तो प्रत्येक शीर्षलंब बराबर होंगे तो कोई एक शीर्षलंब निकाल दीजिएगा। निकालने के 2 तरीके हैं। जो शीर्षलंब होते हैं वो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो अगर आपको शीर्षलंब निकालना है तो इसकी लंबाई को x मान लीजिएगा और इसकी लंबाई निकालनी है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो शीर्षलंब होता है समबाहु त्रिभुज में वो समबाहु त्रिभुज की भुजा को बराबर भागों में बांटता है। पूरा 2a है तो बराबर 2 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना हो जाएगा? इसका a हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तब भी निकल सकता है। 90 के सामने कर्ण यहाँ पर 2a है तो 2a का स्क्वायर कर दीजिएगा और बराबर रहेगा 2a का स्क्वायर शेष दोनों भुजाएं के। तो एक भुजा a हो गया और एक भुजा x हो गया तो a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। हमें x का मान निकालना है तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और इस a स्क्वायर को अगर हम लोग इधर भेजें तो हो जाएगा -a स्क्वायर बराबर उस साइड में है x स्क्वायर। तो अगर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा तो आपका बचेगा 3a स्क्वायर और इस साइड है x स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही x पर से हटा तो इधर चढ़ जाएगा करड़ी, तो करड़ी में हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। तो करड़ी में 3 को अगर हम लोग बाहर में करें तो करड़ी में 3 ही रह जाएगा लेकिन a बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही a बाहर हुआ तो a पे स्क्वायर है तो सिर्फ एक ठो a निकलेगा
तो यहाँ से यक्स का जो मान मिला 1 करड़ी में 3, जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है। चाहे तो आप इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें 60 डिग्री है, 60 के सामने लंब होता है, तो आपको बस साइन 60 लेना था। साइन 60 बराबर लंब, लंब का वैल्यू यक्स है, और आधार कर्ण लेना था। कर्ण कितना है आपका 2a है, क्योंकि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन 60 का आंसर होता है करड़ी में 3/2, और इधर है आपका यक्स अपान 2a। तो अब आपको 2 से 2 यहाँ से काट देना था और a को ट्रांसफ़र कर देना था करड़ी में 3 के तरफ। तो यहाँ से फिर आंसर कितना आ जाता है, यक्स बराबर a करड़ी में 3। तो दोनों तरीका है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। 1 से 10 तक ये देखना है, 1 से 10 के बीच में नहीं लिखा है, 1 से 10 तक लिखा है। तो 1 से 10 तक कौन कौन सी सम संख्या होती है उनको जोड़ दीजिए। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और लास्ट में 10 तक लिखा है तो 10 भी हो गया। टोटल कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 हुए। तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि समांतर माध्य जो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। तो अगर समांतर माध्य यहाँ से देखें तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30 हुआ। 30 से 5 को अगर काटें तो आंसर जो आता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, 5 6 के 30। तो आपका यहाँ पे आंसर बनना है 6 समांतर माध्य जो दे रखा है, इसका आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु P 2-3 और 10, y के बीच की दूरी 10 है, तो y बताइए। तो इसके लिए आपको पहले देखना होगा यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है और y1 का वैल्यू कितना है। तो x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू देखें तो -3 है, और x2 का वैल्यू 10 है और y2 का वैल्यू y है, और जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो दे रखा है आपका 10 मात्रक। तो दूरी के सूत्र पे आ जाइए, d बराबर होता है ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर, ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, d का आंसर दे रखा है 10 मात्रक, तो 10 यहाँ लिख देना है, और बाकी सभी मान को रखना है। तो x2 की मान की बात करें तो x2 का 10 है, तो यहाँ पे आपको 10 रख देना है, और x1 की बात करते हैं तो x1 का 2 है, तो -10 -2 लिखना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है। प्लस y2 की बात करें तो y2 अगर यहाँ पे देखा जाए तो y है, और y1 की बात करें तो -3 है। जैसे ही -3 यहाँ रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे y + 3 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे y + y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है 2y × 3। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, देखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो अब से आप याद रखना आपको कि अगर एग्जाम में सम धनात्मक पूर्णांक आए या विषम धनात्मक पूर्णांक आए, विषम या सम, जब सम आता है तो आप ये समझ जाइएगा कि सम के लिए आपको याद रखना है, किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो वो सम हो जाता है। तो ये बन गया आपका पहला सम संख्या। दूसरा निकालना है तो अब आगे सिर्फ 2 जोड़ते जाइए, तो दूसरा हो गया 2q + 2 सम संख्या। फिर और निकालना है तो 2q + 4, ये सब सम संख्या होती है, यानी जिसमें 2 से गुणा हो गया जिस किसी संख्या में, वो सम हो जाती है। और सम संख्या में 1 जोड़ देने से, जैसे अगर ये 2q सम संख्या है तो 2q में अगर हम 1 जोड़ दें तो यही हो जाता है विषम संख्या। अगर हम इस 2q + 2 में 1 जोड़ दें तो 2q + 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका एक विषम संख्या। तो यानी सम संख्या में 1 जोड़ने से क्या प्राप्त हो जाता है, आपका विषम संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा था, धनात्मक सम संख्या पूर्णांक होगा। तो इसमें धनात्मक सम संख्या पूर्णांक कौन होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन में है आपका 2q। तो 2q क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि बिंदुओं a और b से समदूरस्थ एक x अक्ष पर बिंदु होगा। a और b, पहले हम एक बिंदु ले लेते हैं जो a है,
ए का वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए ए का वैल्यू दिया है 2 कामा -5, 2 कामा -5। उसके बाद बी देख लेते हैं, तो बी का वैल्यू दिया है, बी यहाँ पे ले लेते हैं हम, बी का वैल्यू दिया है -2 कामा 9, तो ये हो गया बी -2 कामा 9, ये हो गया आपका बी -2 कामा 9। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यक्ष अक्ष मान लेते हैं, यक्ष अक्ष यहाँ पे काट रहा है, तो जब यक्ष अक्ष पर आप देखेंगे तो यक्ष अक्ष पर जो बिंदु आता है, सब लोग याद रखिएगा, यक्ष अक्ष पर केवल यक्ष का वैल्यू रहेगा और 0 वाई का निर्देशांक होगा। यानी यक्ष अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होगा तो यक्ष कामा 0, अगर वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु है इसी प्रकार तो वाई कामा 0। फिलहाल इसमें यक्ष अक्ष पर है तो यक्ष अक्ष पर हो गया यक्ष कामा 0। तो अब पूछा है इससे समदूरस्थ पर बिंदु होगा, तो एक चीज़ तो आप देख लिए कि y का आंसर 0 हो गया, बस यक्स का मान ढूंढिए और ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए ढूंढा जाए इस यक्स का मान। यक्स का मान ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यह समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब यहाँ से और यहाँ तक का दूरी क्या है, बराबर है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि दूरी बराबर है, तो हम इस दूरी को निकालेंगे और इस दूरी को निकालेंगे, दोनों दूरी को क्या करेंगे, बराबर। थोड़े देर के लिए इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, तो यानी A से लेकर P तक और B से लेकर P तक दोनों बराबर होंगे, यानी AP बराबर BP। अब ये निकलेगा कैसे AP का मान, तो AP का मान निकालना है तो दूरी का फार्मूला इसके लिए लगाएंगे और BP का निकालना है तो दूरी का फार्मूला इसके लिए, और दूरी का फार्मूला भी हम पहले वाले में लिखे थे x2 - x1, तो ये बनेगा x2, इसके AP निकालना है तो P वाला x2 y2 और A वाला बनेगा x1 y1। तो x में से हमें घटाना पड़ेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। फिर 0 में से हमको घटाना होगा -5, तो 0 में से -5 घटाएंगे तो +5 हो जाएगा, यानी 0 + 5, तो खाली 5 लिखते हैं हम, 5 का स्क्वायर। यहाँ निकालना हो तो x में से हमें घटाना पड़ेगा -2, अगर BP का निकालना हो तब BP इसका दूरी निकालना हो तो x में से हम जब -2 घटाएंगे तो वह +2 हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बताते हैं, जब 0 में से 9 घटाएंगे तो -9 होगा, तो -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो करड़ी हट जाता है, इधर बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर, जो हम लोग फार्मूले पे तोड़ेंगे, तो पहले x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -2 इंटू x इंटू 2, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के तहत लगाएं तो ये आएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। यहाँ भी अगर तोड़ें हम लोग तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। तब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 के स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, और यहाँ 2 दूना 4, -4x हो गया, -4x, ये वाला -4x हुआ, उधर भेजेंगे तो +4x हो जाएगा। आई साइड 4x आप देख सकते हैं, यहाँ पहले से था, 2 दूना 4x, तो ये हो गया आपका 4x, ये पहले से था, ये 4x और आ गया। 81 को अगर इधर भेज दें हम तो 25 - 81, और 25 - 81 की हम लोग बात करें अगर, तो 25 में से 81 जाएगा तो बचेगा आपका 56। 81 में से 25 गया तो 56, और वो भी चिन्ह क्या बचेगा, अगर देखें 81 बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -4, और 4 जो हुआ 8x हो गया, और 8 को हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो 8 से 56 क बार में चला गया, 7 बार में, चिन्ह क्या आया,
माइनस, यानी जो x का वैल्यू है -7 आ गया, x का वैल्यू -7 और y का वैल्यू 0, जो कहाँ पे दिखा आपको, ऑप्शन नंबर पहला में। ये बन गया आपका आंसर -7, 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9 संबंधी 4 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आइए देखते हैं इन त्रिभुजों में क्षेत्रफल का। तो इस टाइप का सवाल जब भी आ जाए तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, दोनों त्रिभुज का। मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है, और दोनों का भुजा का वर्ग ले लीजिएगा। एक का भुजा हम ले लेते हैं AB का स्क्वायर, दूसरे का लेते हैं PQ का स्क्वायर। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनके समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया है, यानी 9 संबंधी 4 दिया, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल के अनुपात को ऐसे देते हैं, और AB बटे PQ दोनों का हम करते हैं यहाँ पर होल स्क्वायर, और ये हम लोग देखें ध्यान से, AB का स्क्वायर है, PQ का स्क्वायर है, दोनों को ब्रैकेट में किए और दोनों पे होल स्क्वायर कर दिए। AB और PQ दोनों भुजाओं का अनुपात दिया था 9 संबंधी 4। 9 संबंधी 4 का मतलब 9/4, और जिसका वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो आंसर आपका बन जाएगा 81 संबंधी 16, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। इस टाइप का प्रश्न हर सेट पेपर में देता रहता है। कभी त्रिभुज की भुजाएं दिया रहेगा तो कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे तो वर्गमूल करना है, और जब भुजाएं दिया रहे तो भुजाओं का हमेशा वर्ग करना, इसे याद रखिएगा। जब भुजा दिया रहे तो वर्ग, और जब क्षेत्रफल दिया रहे तो इस वर्ग को हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए आप सर्वसमीकरण नंबर 1 लगाएंगे। सर्वसमीकरण नंबर 1 क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर है कितना हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, 1/2, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 1/2 बराबर इधर क्या है, 1, प्लस किसका मान निकालना आपको, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना है तो सुन लीजिएगा ध्यान से, 1/2 को इस उधर ट्रांसफ़र करिए तो 1 में से 1/2 घटाना पड़ेगा। अगर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 1 2 में से 1 चला गया तो 1 ही बचा, और नीचे 2 ही बचा, यानी इसका भी आंसर क्या आ गया, 1/2, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप बताइए। OAB परिमाप किसे कहते हैं, तो सभी ओर के भुजाओं के जोड़ को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो चलिए इसका परिमाप बताना है तो पहले O से लेकर A तक हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी OA प्लस, उसके बाद हम OA के बाद इस AB को जोड़ेंगे A से लेकर B तक, उसके बाद हम B से लेकर फिर O तक, यानी OB। इन तीनों को जोड़ देते हैं अगर, तो हमारा इसका परिमाप निकल जाएगा। अब परिमाप निकालने के लिए इसकी जो त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इस चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप के लंबाई का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 180 और पाई आर। 180 और क्या लिखेंगे, पाई आर, इस चाप की लंबाई। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना दे रखा है, तो थीटा का मान इस सवाल में दे रखा है 60, तो हम थीटा के स्थान पर रखेंगे 60 अपान नीचे 180 है, और पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर का जो मान है त्रिज्या वो 7 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 7। 7 से ये 7 कट गया, और 80 से ये 3 बार में कटा, तो जो 22 है ऊपर 22 बचा है और नीचे आपका बचा है 3। तो इसको अगर काटें तो 3 सते कितना होता है, 21। 3 सते 21। तो अभी फ़िलहाल ऐसे छोड़ने देते हैं, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन बटे में भी दिया है कुछ आंसर, तो रहने देते हैं 22/3। O से लेकर A तक जो है ये त्रिज्या है, यानी 7, प्लस A से लेकर B तक ये चाप की लंबाई है, यानी 22/3, तो हमने लिख दिया 22, प्लस इस OB का जो है O से लेकर B तक वो 7 है, 7 रखेंगे, इस 7 को और इस 7 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और प्लस
22/3। 3 का गुणा 14 में करें तो 14 तियाँ हो जाएगा आपका 42। 42 में 22 जोड़ें और बटे में 3, तो 42 में जैसे ही 22 जोड़ेंगे तो ये मिल गया आपको 64 और बटे में नीचे है 3। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं इसका, तो आंसर कितना आ जाएगा 64/3। ये नहीं है, ये वाला आंसर है 64/3, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है n परीक्षण का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक परीक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। यदि प्रत्येक परीक्षण को a बढ़ा दिया जाए, देखिए प्रत्येक परीक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा, ये पूछा है। तो पहले हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग n परीक्षण का माध्य निकालें, समांतर माध्य, तो फार्मूला क्या होता है, बार x बराबर कुल पदों का योग, यहाँ पर लिखेंगे कुल पदों का योग और बटे कुल पदों का संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों का संख्या। कुल पदों का संख्या यहाँ पे दे दिया है n है, तो हम n लिखते हैं। n को अगर ट्रांसफ़र करते हैं इस साइड तो कुल पदों का योग हो जाएगा n x बार। अब प्रश्न में कहा है कि यदि प्रत्येक परीक्षण को a बढ़ा दिया जाए, अगर प्रत्येक परीक्षण में a बढ़ाते हैं तो सोचिए n परीक्षण में कितना बढ़ जाएगा, n a बढ़ जाएगा। तो कुल पदों का योग, यहाँ पर कुल पदों का योग कितना आ गया था आपका nx बार, और अब इसमें बढ़ा, कितना बढ़ा, तो सभी परीक्षण में, सभी में जो बढ़ा वो n a बढ़ गया। टोटल परीक्षण n ही रखना है, तो नया समांतर माध्य जो आएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, वह इस n कॉमन जैसे लेंगे तो हम लोग n से n कॉमन लेके इसको काट देंगे तो केवल बचेगा x पे बार प्लस a, तो यानी जो आंसर हो जाएगा बार x प्लस a, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, बार x प्लस ये वाला हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में दिया था किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, तो यहाँ p दे दिया है, प्रत्येक धनात्मक, वहाँ सम लिखा था, यहाँ विषम दे दिया, तो आपको विषम बताए हैं कि 2p + 1 कर दीजिए। जैसे वहाँ 2q + 1 था तो यहाँ 2p + 1 कर दीजिए। इस वाले सेट पेपर में ऐसे पूछ दिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु a -4,0, b 4,0 और c 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज कैसा है। तो आप इसके लिए क्या करिए, एक त्रिभुज बना लीजिए और त्रिभुज के शीर्ष को दिखा लीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष में पहला a है, a का निर्देशांक है -4,0 और ये वाला जो है b है, b के निर्देशांक की अगर बात करें तो वो है 4,0, ये c है, इसके निर्देशांक की बात करें तो ये है 0,3। ए वाला कितना था -4,0, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो बी वाला कितना था 4,0। तो अब अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को निकालें तो हम लोग बता सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, इन सब चीज़ों को बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें इसका आंसर को हमें लाना होगा। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, अब पहले हम निकालेंगे ए बी निकालने के लिए दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो हर बार सूत्र लिख चुके हैं। करड़ी में x2 - x1 यानी 4 में से इस -4 को घटाएंगे, 4 में से -4 घटाएंगे तो वो +4 हो जाएगा। तो 4 - 4 का होल स्क्वायर और फिर ऊपर से नेक्स्ट जो रहेगा प्लस y2 - y1 का 0 में से 0 घटाएंगे। 0 में से जैसे ही 0 घटाएंगे आप तो 0 का ही स्क्वायर बचेगा। तो ए बी का जो आंसर वो आ गया 4 × 4 8, 8 का स्क्वायर, और करड़ी में अगर 8 का स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा, केवल 8। तो ए बी का मान आ गया आपका 8। नेक्स्ट निकालते हैं आपको बी सी का वैल्यू। बी सी की अगर हम बात करें तो बी सी में भी सेम फार्मूला लगाएंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 4 में से 0 या 0 में से 4, इसमें से घटाएंगे अगर तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस y2, 3 में से 0 घटाएंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अगर देखें हम लोग, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25,
25 को अगर बाहर निकालें तो बाहर क्या निकलेगा 5। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग इस AC को निकालेंगे, AC को। तो अगर हम AC की बात करते हैं तो AC आ जाएगा आपका करड़ी में 0 में से या -4 में से हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे -4 में से 0 माइनस यानी 0 को घटाएंगे, फिर प्लस y2 यानी 3 में से 0 को घटाएंगे, 3 माइनस 0 को हम लोग यहाँ से घटाएंगे। तो ध्यान से देखिए 4 में से 0 घटाएंगे, -4 में से 0 घटाएंगे -4 ही बचेगा, जिसका स्क्वायर 16 हो गया, माइनस का प्लस होता है। 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 हुआ, 25 किसका वर्ग है 5। तो हमने ये देखा कि BC भी 5 आया और AC भी 5 आया। जब दो भुजा बराबर आ गया तो उसे कैसा त्रिभुज कहेंगे भाई, तो उसे कहेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, उसे बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आ गया ये समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है साफ साफ समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसके पहले समरूप त्रिभुज वाला ही आ गया। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। देखिए इस बार उल्टा दे दिया, जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दे तो आप क्या करिएगा, इनका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो एक का दिया है 20, एक का दिया है 45, बस आपको क्या करना है, इसको अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, जैसे अंडर रूट लेंगे तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात या भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए पहले कट रहा है तो काट देते हैं इसको। 5 से वो कटा 4 बार में, 5 से कटा 9 बार में, 4 को अगर बाहर करेंगे तो 2, 9 को बाहर करेंगे करड़ी से तो 3, यानी जो आंसर आ गया 2:3, जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 3 में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, सुन लीजिएगा ध्यान से, टेन थीटा बराबर, अगर टेन थीटा बराबर 2ab/a² - b² तो कॉस थीटा का बताना है। तो शायद आपको पता हो कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से आप देख सकें तो जो लंब का वैल्यू है वो 2ab हो गया और आधार का वैल्यू है a² - b²। आपसे कॉस थीटा पूछा है और अगर आपको याद हो तो जो कॉस थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो यानी आपको आवश्यकता पड़ेगा इसमें कॉस थीटा बताने के लिए कर्ण का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा, लंब आधार दिया है तो चलिए कर्ण पहले निकाल लिया जाए। तो अगर हम लोग कर्ण की बात करें तो जो कर्ण होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जोड़ के अंडर रूट के बराबर होता है, यानी करड़ी आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लंब की बात करें तो 2ab है, तो हम लिख दिए यहाँ पे लंब का जो वैल्यू है उसको हमने लिख दिया, यहाँ पे 2ab। यहाँ लिखते हैं भाई, लंबा आ जाएगा प्रोसीजर। तो हमने लिखा लंब का वैल्यू 2ab का होल स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस आधार, आधार की बात करें तो आधार नीचे है a² माइनस b², a² - b² का होल स्क्वायर। तो चलिए 2ab का स्क्वायर करें अगर हम लोग तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर a का स्क्वायर a² और b का स्क्वायर b² होगा। ठीक, नेक्स्ट प्लस, अब हम यहाँ देखें इस a का स्क्वायर करेंगे, जब a² पहले से है इसका भी स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो a पे पावर हो जाएगा 4 प्लस, ठीक इसी प्रकार b पे भी पावर, b का स्क्वायर करेंगे तो b पे भी पावर हो जाएगा 4 और ये माइनस है 2 लिखेंगे, a के स्थान पे यहाँ a² है और b के स्थान पे b² है, तो यानी 2a² b² हो जाएगा। और 4a² b² में से 2a² b² घटेगा तो हम यहाँ लिखते हैं बचेगा प्लस में 2a² b² बचेगा 2a² b²। अब पहले से यहाँ पे है a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 और इसको अगर हम लोग देखें तो यह तो खुद फार्मूला बन गया किसका, तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ये किसका बन गया आपका, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। और जिसके होल स्क्वायर पर करड़ी लगा हो तो करड़ी हट जाएगा इस स्क्वायर के कारण। तो यहाँ से आंसर जो बचेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आंसर बचेगा यहाँ से,
तो आंसर आपका बचेगा कर्ण का केवल a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए जो कर्ण का वैल्यू नीचे वाला वैल्यू है, यहाँ से कर्णी हटा देना है, जो बचा उसको लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो हमारा आधार था तो आधार पहले से दिया गया था a स्क्वायर में, यहाँ नीचे टेन थीटा में जो नीचे होता है आधार होता है, यहाँ से भी देख सकते हैं आधार का वैल्यू यही था जो कितना था, सुन लीजिएगा ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आपका बना ऑप्शन नंबर 2 ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंश में है और हर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। तो चलिए पहले घड़ी की मिनट की सुई जो होती है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो जो घड़ी की सुई होती है, अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई होगी वो घड़ी में एक वृत्ताकार पथ पर चलेगी तो एक त्रिज्या का निर्माण करेगी जो इसके सुई के बराबर होगा। यानी सुई की लंबाई जब कभी दिया रहे तो समझ जाइएगा कि वह जिस वृत्त का निर्माण कर रहा है सुई वह खुद उसकी त्रिज्या है। यानी आर का मान यहाँ पर हो गया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इसमें ये चेक करेंगे कि 1 मिनट में अगर 1 मिनट घड़ी का सुई चले तो 1 मिनट में वो मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम आपको बता दें टोटल अगर 60 मिनट चलता है तो 360 डिग्री का बनाता है, लेकिन 1 मिनट चलता है तो सब लोग याद रखिएगा 6 डिग्री का बनाता है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो कोण बनाती है वो कितना डिग्री का बनाती है भाई, 6 डिग्री का बनाती है। ठीक है, क्योंकि टोटल बना दिया 360, 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट का कितना होगा, जब 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में कितना हुआ, देखिए 0 0 कटा और 6 से 36 को काटेंगे 6 बार में, कितना डिग्री है 6 डिग्री। तो क्षेत्रफल का फार्मूला बताना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पाया 6 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 बटे 360 और गुणे पाई का मान होता है 22 बटे 7 और आर का स्क्वायर यानी 14 का हम लोग लिखेंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कितना आता है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर आ जाएगा 6 से 360 कट जाएगा 1 बटे 60 बार में गुणे ये 7 से ये 14 तो कटेगा, लेकिन 14 यहाँ पे स्क्वायर है यानी 2 बार है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि यह 14 गुणे 14 लिखा गया है। तो एगो 7 से एगो 14 2 बार में कटेगा तो 14 दूना 28 बचा और 22 यानी 22 गुणे 28। अगर इसको भी हम लोग काटना चाहें तो देखिए 60 जो है 2 से कटेगा तो 30 बार में, तो ये हो गया आपका 11 और 30 भी अगर काटें तो 15 बार, 15 दूना 30 और ये 14। तो अगर हम लोग इसको देखें नीचे 15 आ गया ऊपर 14, ऊपर गुणा करते हैं तो ऊपर का जो गुणा आया देख लीजिएगा ध्यान से, ऊपर का जो गुणा आया, ठीक है इसको हटाना पड़ेगा भाई। तो देखिए ऊपर का जो गुणा आ गया आपका, ऊपर का गुणा 11 का 14 में गुणा करेंगे तो 11 चौको 44 होगा, फिर 11 का 11 4 15 154, 154 बटे 15, 15 से इसको काटना है, 15 से जैसे काटेंगे तो साफ साफ दिख रहा होगा 15 दहा में होता है 150, ये 154 है, 15 दहा में 150, दशमलव लगाएंगे तो 4 जो शेष बचेगा 40 हो जाएगा, 15 दूना कितना हो गया 30, 15 दूना 30, 10.2 ऑप्शन में देख सकते हैं 10.2 एक ही मैचिंग चल रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन और आगे बढ़ाएंगे तो 10 बचा जिसको हम लोग 0 बढ़ा के 100 कर सकते हैं और 15 छक्का क्या होता है 90। पूरा एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य मध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध है। तो सब लोग याद रखिएगा माध्य मध्यिका बहुलक का जो संबंध होता है उसमें बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। इस फार्मूले को रट ले, या तो इस पर सवाल देता है या तो फार्मूला ही बहुविकल्पी में ज़्यादातर दे देता है। अगर इस पर सवाल दिया तो आपको माध्यक दिया रहेगा यानी मध्यिका दिया रहेगा और माध्य दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा और आपसे बहुलक पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूला याद रख लें, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन की बात करें
देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन लिखा है यदि 26 और 156 का लॉसव 156 है तो मौसव बताइए। मौसव को हम लोग HCF बोलते हैं और लॉसव को हम लोग LCM बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें दे रखा है, आई दो संख्या दिया है, एक संख्या A है, दूसरा संख्या B है। तो हमसे पूछा है कि आप HCF बताइए। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, तो अगर इस पे एक सवाल हमेशा बहुविकल्पी में फिक्स रहता है, A गुणे B रहेगा और LCM गुणे HCF, इसी फार्मूले को आपको लगाना है। तो आइए देखते हैं कि कितना इस पर आता है आंसर। चलिए देखिए A का वैल्यू 26 है तो यहाँ पर हमने लिखा 26 गुणे B का अगर वैल्यू देखें तो 156 है तो हमने लिखा 156 बराबर LCM की अगर बात करें तो LCM यहाँ पर कितना है देख लीजिएगा ध्यान से। LCM की अगर हम बात करते हैं तो LCM है यहाँ पे 156, तो हमने LCM का वैल्यू 156। HCF यहाँ पर नहीं है तो HCF को हमने लिख दिया कि फाइंड करना है। तो 156 से 156 कट गया, बचा क्या इस साइड 26 और उस साइड क्या बचा HCF। तो यहाँ से ये देखने को आपको मिला HCF किसके बराबर है 26 के बराबर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है 26 दिया है तो ये बन जाएगा आपका आंसर 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगर द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताना हो कि वास्तविक होगा, बराबर नहीं होगा, कैसा होगा, तो इसके लिए आपको विविक्तकर निकालना पड़ेगा। और विविक्तकर जो होता है D बराबर B² - 4AC। तो आइए इसको निकाला जाए और देखा जाए कितना होता है। तो चलिए देखिए अगर यहाँ पर हमको ABC की आवश्यकता पड़ेगी तो x² के पहले जो दिख रहा है आपको वह A का वैल्यू है और A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, और x के पहले जो दिख रहा है वो B का वैल्यू है और B का वैल्यू यहाँ कितना है -4, और लास्ट में अकेले जो संख्या दिख रहा है +1 वो किसका वैल्यू है C का। ला के भर दीजिए, भरे B का मान क्या भरिएगा -4 का होल स्क्वायर -4 है मल्टीप्लाई बाई A का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाई C का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिखा। -4 का स्क्वायर होगा +16 और 4 दूना हुआ 8, 16 में से 8 अगर गया तो 8 बचा, और 8 जो है 0 से बड़ा है। और ध्यान से देखिएगा जब D का मान, D का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, D का वैल्यू 0 से बड़ा है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब ऑप्शन में आप ढूंढेंगे यहाँ तो वास्तविक और भिन्न भिन्न, जो ऑप्शन नंबर 2 है। इसका पूरा क्राइटेरिया हम आपको बता देते हैं। इसका पूरा क्राइटेरिया क्या होगा, देखिए जब D का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो याद रखना है मूल वास्तविक होगा और वास्तविक के साथ भिन्न भिन्न होगा। जब D का मान 0 से बड़ा, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। जब D का वैल्यू 0 के बराबर तब आपको याद रखना है, जैसे D का वैल्यू 0 के बराबर है तो उस केस में आपको ये याद रखना है उस केस में आपको याद रखना है कि मूल वास्तविक तो होगा लेकिन भिन्न भिन्न नहीं होगा। इस केस में मूल बराबर यानी समान होंगे। लास्ट अगर D का मान 0 से छोटा हो जाए तो सीधे बोल देना है कि मूल कैसा होगा आपका काल्पनिक होगा, तो मूल होगा आपका काल्पनिक। तो ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले वाले पे। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के बीच की दूरी है। इस टाइप का भी सवाल कई ठो लग चुका है, फिर भी डायरेक्ट आपको इस बार बताते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको बताना होगा तो आप क्या करिएगा, x2 - x1 का तो पहले आप डिसाइड करेंगे कौन x1 है और कौन y1 है, फिर उसके बाद कौन x2 है और कौन y2 है। तो आप देखें x1 का मान -1, y1 का -3, x2 का 5, y2 का 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे x2 - x1 यानी 5 में से घटाएंगे -1 को। 5 में से अगर आप -1 घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 + 1 का स्क्वायर प्लस, अगर
दूसरा y2 माइनस y1, 2 में से -3 को अगर आप घटाते हैं तो 2 में से -3 घटाएंगे तो वो हो जाएगा +2 + 3 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर 5 1 6, 6 का स्क्वायर बना, 2 और 3 5 का स्क्वायर बना, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का होता है 25। अगर दोनों को हम ऐड करें तो आपका आंसर आ गया 6 5 11 को 1, 3 2 5 1 6, करड़ी में 61। और रही बात करड़ी में 61, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 लिखा है करड़ी में 61। ठीक है, करड़ी में 61। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आर त्रिज्या के वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछा है। तो अगर अभी इसके पहले एक सवाल बताया है जिसमें चाप की लंबाई के लिए फार्मूला लिखे थे θ/180 पाई आर, तो ये बन जाएगा आपका फार्मूला θ/180 पाई आर चाप की लंबाई के लिए। जो ऑप्शन नंबर अगर देखें हम लोग तो देखिए, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं देता है θ/180 पाई आर नहीं देता है तो वो इसको देगा। ध्यान से सुनो, एक है, दोनों एक ही रूप है, बस आपको भरमा देगा उसमें। θ/360 2 पाई आर लिखेगा। और हमने क्या किया है, इस फार्मूले में इस 2 से 360 को काट दिया है। तो 2 से 360 को काटेंगे तो 180 आ जाएगा और साइड में पाई आर बचेगा। तो ये मेन फार्मूला ऐसे दे देगा θ/360 2 पाई आर। यानी आपका जो आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3 ध्यान से देखें, θ/360 और 2 पाई आर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इस टाइप का, देखिए हर सीटों में आ रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात। देखिए इस बार भुजा का अनुपात है और आपको हम समझा चुके हैं। कम से कम चौथा सवाल है, जब भुजा का अनुपात मिले 9 संबंधे 16 और क्षेत्रफल पूछा रहा है तो इसका बस वर्ग कर दीजिए आप। जैसे ही वर्ग करेंगे तो समझ जाइए कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो 9 का वर्ग होता है 81, ठीक है, और 16 का वर्ग होता है 256। तो यहाँ पे देख सकते हैं भुजा का अनुपात दिया था और क्षेत्रफल का पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 81 संबंधी 256, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कौसेक ए बराबर सेक ए तो कोण ए का मान बताइए। देखिए कौसेक ए जो है लिखा है सेक ए के बराबर है, सेक ए के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुन लीजिएगा ध्यान से, कौसेक ए सेक ए के जब बराबर है तो हम लोग ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, तो हमें बताना है कि ये ए किसके बराबर, कोण ए का वैल्यू बताना है। तो क्या हम सेक ए को लिख सकते हैं कौसेक, ध्यान से सुनेंगे, कौसेक 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस ए लिख सकते हैं इस फार्मूले से। कैसे, देखें कौसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए, तो सेक ए का स्थान पर लिखेंगे कौसेक 90 माइनस ए। तुलना करेंगे तो कौसेक से कौसेक का कट जाएगा तो ए बराबर बचा इधर 90 माइनस सिर्फ ए, माइनस ए को इधर लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा, ए के पहले से और ये इधर आया तो प्लस ए, कितना हो गया टोटल 2a, 2a बराबर 90। 90 को अगर 2 से काटे तो कितना डिग्री आ रहा है देखा जाए ध्यान से तो 45। तो यानी जो यहाँ पे ए का आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, 45 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग होगा। जब कभी, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब कभी मूलों का योग पूछ दे, मूलों का योग, तो आपको क्या करना है, सीधे लिख देना है माइनस b/a। और जब कभी पूछ दे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अगर आपसे पूछता है तब आपको लिख देना है इस केस में सिर्फ c/a, प्लस में रहेगा पॉजिटिव में। और ए बी सी क्या है तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू हो गया -3, c का वैल्यू हो गया +2। तो ला के भर दीजिए यहाँ से, b का वैल्यू -3 भरिएगा तो ये पहले माइनस है और b का वैल्यू -3 आपने भरा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पर हमने रखा 5, ये माइनस प्लस कर दिया तो यानी 3/5। यहाँ से आंसर कितना आ गया 3/5। मूलों का योग होगा इसमें 3/5। आंसर ढूंढिए तो ऑप्शन नंबर ए में है 3/5। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको हम दिखाई दे देते हैं, कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कॉट ए बराबर 4 तो सेक ए का मान बताइए। देखिए यदि यह कॉट ए बराबर 4, इस 3 को अगर इधर भेजें तो यहाँ से कॉट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना मिलेगा, 4/3। और कॉट बराबर आपको पता हो तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार और लंब का वैल्यू मिल गया। आप सीधे किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करेंगे, कर्ण का वैल्यू। कर्ण का वैल्यू क्या होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। कर्ण की बात करें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, तो दोनों एक 3 है, लंब 3 है और आधार 4 है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 + 16 होगा। और 9 और 16 की बात करें जोड़ने पे 25 आएगा, जिसको करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। और हमसे पूछा है सेक ए का मान बताइए। तो सेक ए बराबर जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान हमने निकाल दिया 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5। और आधार की बात करें तो आधार पहले से दिया था इसमें 4, यानी 5/4। तुरंत आंसर ढूंढेंगे तो देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर दूसरे मिल गया 5/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए 5/4 यहाँ पर है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की अगर और हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन लिखा है समीकरण x y बराबर 2 और फिर x - y बराबर 2 इसका हल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ x - y है, यहाँ भी x - y है और आपसे पूछ रहा है इसका हल होगा। तो अगर आप इसमें नोटिस करें तो इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेकेबल दे दिया है। ये वाला जो है माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यानी x + y बराबर 2। यहाँ लिख देते हैं x + y बराबर 2 और x - y बराबर 2। तो ये प्रश्न दिया है, बस आप इसको जोड़ दीजिए। y से y कट गया, x को जोड़ें तो कितना हो गया 2x, इधर जोड़ें 2 और 2 कितना हो गया 4। 2 से काटेंगे हम लोग 4 को तो कितना आ जाएगा 2, यानी x का वैल्यू आ गया 2। और x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे भर दें x का वैल्यू x के स्थान पे तो y निकल जाएगा। x का वैल्यू जैसे 2 भर के, इस x का वैल्यू 2 भर के अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। आप किसी भी समीकरण में भर सकते हैं, यानी x का मान 2 और y का मान 0, जो ऑप्शन नंबर 2 में। और ये सवाल मिस प्रिंटिंग था, यहाँ पे x + y बराबर 2 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या, पहला 1 हो गया, फिर 1 से 9 तक एकदम क्रम से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सबको जोड़िए, जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएँ 9 से डिवाइड करें। सीधे समांतर माध्य में क्या करना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हुआ, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45, यानी 45/9। 9 से 45 को काटेंगे तो 9 × 5 = 45। आंसर क्या बन जाएगा 5, यानी समांतर माध्य आपका आएगा 5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है, देखिए इस टाइप का सवाल दे दिया, और मध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है कि बहुलक बराबर, ये फार्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका और उसके बाद माइनस करना है 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 3 गुणे मध्यिका, मध्यिका का मान है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20, 3 गुणे 20 माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य कितना है 20.5। 3 गुणे 20 करते हैं तो 60 आता है। अब 20 का 2 गुना 40, 0.5 का 1 40 और 1 कितना हो जाएगा 41। 60 में से अगर 41 घटा दें हम लोग तो कितना बचेगा आपका 19। तो आंसर में ढूंढेंगे 19 का है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 कितना दिया है 19। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है लिखा है साफ साफ, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ खींचा गया है। BC के समांतर PQ खींचा गया है। यदि BC बराबर, ध्यान देखिएगा इस सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर आएगा PQ, यहाँ पे जो है मिसिंग है, दिखाई नहीं दे रहा, लिख देते हैं पूरा सवाल को यहाँ पर। यहाँ पे होगा PQ,
ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। पी क्यू का मान दे रखा है यहाँ पे, पी क्यू ये वाला हमारा बना पी क्यू संबंध है बी सी, ये बी सी है, पी क्यू है। इस दोनों का रेशियो कितना है? 1:3, यानी आप लिख के देते हैं आपको पी क्यू और बी सी का जो रेशियो है वो 1:3 है। तो आपसे पूछा है ए पी और पी बी का रेशियो कितना होगा। तो जब आपको इसका रेशियो निकालना है तो आप क्या करिएगा, सुनिए ध्यान से। अगर इसका रेशियो आपको निकालना है तो रेशियो निकालने के लिए आपको सिंपल सा वर्क करना है कि ए पी देखना कहाँ से कहाँ तक है, तो ए पी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, और पी बी देखना कहाँ से कहाँ तक है, तो पी बी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। अब डायरेक्ट ए पी और पी बी तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको हम एक तरीका देते हैं, हिंट देते हैं। जब कभी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए, देखिए यहाँ लिखा है समांतर खींचा गया है, तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अब संगत भुजा मतलब अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में जो पी क्यू है बटे इस बड़े वाले त्रिभुज में उसी के संगत कौन है, उसी के संगत यानी उसी के जैसा भी समझ सकते हैं बी सी है। नेक्स्ट, इस छोटे त्रिभुज में ए पी है और बड़े त्रिभुज की अगर बात करें तो ए से लेकर बी तक टोटल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी, दोनों बराबर हैं। इसका मान कितना दिया है, 1/3। तो ऊपर तो अगर आप देखें ए पी आ चुका है, लेकिन नीचे ए बी आया है, हमको पी बी का मान चाहिए। तो जो ए बी वो दो भागों में बटा हुआ है, एक ए पी है और प्लस एक पी बी है, जिसका मान कितना है, 1/3। बस आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा ए पी में होगा, तो हो जाएगा 3AP बराबर इसको भेजेंगे एक की तरफ, तो AP का गुणा एक में होगा तो AP प्लस PB का होगा तो PB, सिर्फ इतना रह जाएगा। अब हमको AP को इधर ट्रांसफ़र करना है, तो 3AP में से 1 AP घटेगा तो कितना बचेगा, 2AP बचेगा, और बराबर इस साइड बात करें तो क्या बचा हुआ अकेले, केवल PB को इधर भेजते हैं, 2 को इधर भेजते हैं, तो AP बटे, देखिए AP ऊपर हो जाएगा और PB इसके नीचे चला जाएगा, और 2 किधर भेजेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, यानी 1/2। तो आंसर आपका आ जाएगा 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे है। अगला पेज आपका ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग पूछा है। सतर्क रहिएगा, इसमें घातों का योग पूछा है, तो घातों का योग कैसे आएगा ताइए देखते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, तो संख्या 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए सिंपल तरीके से, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर इसको 2 से काटें तो 2 7 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटें तो 36 दूना 72, फिर 2 से काटें तो 18 दूना 36, फिर 2 से काटें तो 9 दूना 18, 3 से काटें 3 तिरिका 9, 3 से काटें तो एक बार में कट जाएगा। यानी 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, 2 पे घाते 4 गुणे 3 कै बार आ गया, तो 3 बार देखें 2 बार आ गया, तो 3 पे घाते 2। हमसे पूछा था इसके अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग पूछा था, तो घात यहाँ पर कितना आ गया, तो एक घात आ गया 4 और दूसरा घात आ गया 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपका 6, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर साफ साफ 6 दे रखा है। तो आंसर डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, 6। आंसर कितना मिल गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 4 का मूल है। इसके मूल के बारे में बात का है, बहुत ही सिंपल छोटा सा दे दिया है, x² - 4 बराबर 0। आप -4 को उधर ट्रांसफ़र करिएगा तो x² - 4 जैसे उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो रही बात वर्गमूल की, तो स्क्वायर हटते ही प्लस माइनस और करड़ी दोनों लगेगा, और करड़ी से 4 को अगर बाहर करते हैं तो 2 आएगा, तो x का मान आ जाएगा +-2, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी है। तो आपको हम बता दें, जैसे यहाँ पर लिखा है -3, 5 और पूछा आपसे y अक्ष से दूरी। अगर आपसे एग्जाम में चाहें तो पूछ सकता है x अक्ष से दूरी, दोनों पूछ सकता है, सिंपल सा बात है। जब y अक्ष से पूछे तो x वाला आंसर बताना है, और जब x अक्ष से पूछे तो y वाला आंसर बताना है। तो यहाँ y अक्ष से पूछा है तो इसीलिए हम x वाला आंसर बताएंगे। आंसर में क्या आ जाएगा, -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि यदि ए बी सी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6, तो एंगल बी की माप है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सीधा सतर्क रहेगा कि पाइथागोरस पे भी सेट हो सकता है और बराबर भुजाओं के हिसाब से भी सेट हो सकता है। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि सब भुजाएं अलग अलग हैं, बराबर कोई नहीं है। अब आप इसे पाइथागोरस पर में लगे। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, सबसे बड़ी भुजा तीनों में चेक करिए कौन है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा देखने को मिल रहा है साफ साफ 12 है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो जाए। देखिए 6 करड़ी में 3 है, इसका वर्ग करते हैं, ठीक, और प्लस सिर्फ 6 है, इसका वर्ग करते हैं। अगर दोनों साइड बराबर आ गया, समझ जाइए पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसका एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 12 का वर्ग कितना होता है, 144, 6 का वर्ग होता है 36, साथ में कड़ी 3 है, इसका वर्ग हो जाएगा 3, फिर 6 का वर्ग 36। 3 से 36 में गुणा करें तो 3 छक्के 18, 3 त्रिका 9, 1 10 हो जाएगा, प्लस 36। अगर हम इसको जोड़ें तो इधर भी कितना आ गया भाई 144, इधर भी कितना है 144, यानी इसका एंगल भी कितने डिग्री का बन रहा है। साफ साफ देखिए पाइथागोरस पर में फॉलो हो रहा है। तो पाइथागोरस पर में किस त्रिभुज में फॉलो होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, मतलब समकोण त्रिभुज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदु ए पी से देखने पर अवनमन कोण की माप है। देखिए अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो पहले आप आधार के समांतर वहाँ पर एक ठो क्षैतिज लाइन खींच दीजिएगा। अब इस क्षैतिज लाइन के साथ बने कोण को बता दीजिए कितना डिग्री का है। जब यहाँ 45 डिग्री है तो अंतः एकांतर कोण से ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एगो ए के पास कितना आ गया, 45 डिग्री। पी की अगर बात करें तो पी पे देखिए टोटल कोण होता है 90, एक साइड में यहाँ 60 डिग्री दे दिया है, तो जो उधर बचा वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 2 है 45 × 30, 45, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित बारंबारता का बंटन का बहुलक वर्ग है। बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो अगर यहाँ पर देखें इस बारंबारता में किसका मान सबसे ज़्यादा है, तो इस वाले का मान सबसे ज़्यादा है। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो है बहुलक वर्ग होता है। 3, 5 ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 3, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पर आपके सामने लिखा है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। लिखा है 2 बिंदु, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, इसको जोड़ने वाले का मध्य बिंदु a/8 और 4 है। तो ए का मान बताइए। तो मध्य बिंदु किसे कहते हैं, अगर हम इसको x1 y1 माने और ये हमारे पास x2 y2 रहे, तो अगर हम इस पहले को प्राप्त करना है यानी a/8 को प्राप्त करना है, तो मध्य बिंदु के लिए सिंपल सा ट्रिक x1 x2 को जोड़ के यानी -4 + 5 को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए मध्य बिंदु के लिए। -4 में अगर 5 जोड़ते हैं तो आंसर आपका कितना बनता है, +1, 1/2 हो गया। इधर क्या है a/8, गलत हो गया सॉरी, a/8, 8 को इधर भेजें तो a बराबर हो गया 8/2। 2 से अगर 8 को काटें तो आंसर आपका कितना बचा देख सकते हैं 4, जो ऑप्शन नंबर है 4 में। देखिए चौथे में 4 दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम इसके पीछे वाले सवाल की तरह, जो इसमें दिया था कि 3 भुजाएं त्रिभुज की दिया था, बताइए एंगल क्यू कितना है। तो अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है तो एंगल कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। इस टाइप के सवाल में मैक्सिमम पाइथागोरस प्रमेय ही फॉलो करता है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। एक भुजा बड़ी है, बाकी 2 भुजाएं छोटी हैं, तो 2 भुजाओं का वर्ग करेंगे और बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे। अगर बराबर आ गया दोनों साइड, तो समझे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय किस में फॉलो होता है, तो शायद आपको पता हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जिस त्रिभुज का, यानी समकोण त्रिभुज में फॉलो होता है। इस प्रकार ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है cos थीटा और sin थीटा दोनों बराबर हैं। तो इस टाइप का सवाल एक इसके पहले भी लगा था कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों बराबर थे, तो कोण कितना आया था भाई 45 डिग्री। तो इसका भी एंगल कितना हो जाएगा, सेम एकदम वही सवाल है 45 डिग्री, बस चेंज कर दिया। वहाँ कॉस के स्थान पर सेक था, साइन के स्थान पर कॉसेक था। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल
बराबर हो संख्यात्मक रूप से। तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त के परिमाप की बात करें तो उसकी परिधि होती है जो कितना होता है 2πr, और उसके क्षेत्रफल की बात करें πr²। प्रश्न में कहा है दोनों बराबर हैं, तो पाई से पाई कट सकता है, एक आर से एक आर कटेगा, तो जो आर बचा वो किसके बराबर हो गया, देख लीजिए 2 के। तो आंसर जो है कितना आ जाएगा, 2 मात्रक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।